हेलो स्टूडेंट, माय नेम इज सुमन चौधरी। हम थर्ड ईयर MBBS स्टूडेंट और आज हम बात करेंगे सोरियासिस की। सोरियासिस बेसिकली है, सोरियासिस एक तरह का स्किन का डिसऑर्डर है जो कि एक पैप्यूलो स्क्वेमस डिसऑर्डर होता है। इसमें बेसिकली होता है कि जो नॉर्मली हमारी स्किन होती है 13 से 14 दिन तक इसमें जो स्किन की साइकिल होती है एपिडर्मिस की, वो लेयर अपनी छोड़ती है। जैसे कोई मतलब सांप होता है वो अपनी केसली छोड़ता है, वैसे स्किन हमारी 13 से 14 दिन के बाद अपनी नई स्किन हमेशा आती है। वैसे हम लोग नहाते हैं तो स्किन निकलती रहती है, इसलिए हमें पता नहीं चलता। लेकिन इसमें क्या होता है, 13 से 14 दिन के जगह पर 24 से 48 घंटे के अंदर ही स्किन की बार बार लेयर निकलती रहती है, जिससे स्किन और थिकनिंग ज़्यादा हो जाती है, जिसकी वजह से हमें स्केल्स हमें देखने को मिलते हैं। ये बेसिकली है क्या है, पैप्यूलो पैप्यूलो स्क्वेमस डिसऑर्डर है। पैप्यूल बेसिकली है क्या, पैप्यूल जैसे स्किन का कोई पार्ट अगर मतलब रेज्ड हो जाए, उभार आ जाए स्किन में, उसी को हम पैप्यूल कहते हैं। और ये बेसिकली रेड कलर का होता है, इसमें कलर चेंजेस हमें देखने को मिलता है। और जो पिस्ट्यूल होता है, अगर स्किन में उभार है वो रेड कलर का है, थिकनिंग है, हार्डनिंग है, उसे पैप्यूल कहेंगे। लेकिन अगर उसके उस पैप्यूल में अगर पस भर जाए, उसमें अगर पस भर जाए तो पैप्यूल जो है पिस्ट्यूल में कन्वर्ट हो सकता है ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ पस। पिंपल्स में मेनली हमें बेसिकली देखने को मिलता है, जब हमारे चेहरे पर पिंपल्स होते हैं पहले वो पैप्यूल ही रहते हैं, बाद में पिस्ट्यूल बन जाते हैं। तो सोरियोसिस जो है इसमें क्या होता है, इसमें हमें ढेर सारे बॉडी में स्केल्स के साथ साथ पैप्यूल्स देखने को मिलते हैं। ये एक तरह का कॉमन क्रोनिक रिकरेंट इन्फ्लामेटरी डिसफिगरिंग प्रोलिफरेटिव डिजीज है स्किन का। कॉमन है मतलब किसी को भी हो सकता है, मतलब मेल फीमेल एज का कोई मैटर नहीं करता। क्रोनिक इसलिए कहा गया है क्योंकि ये बहुत लंबे समय तक होता है। अगर एक बार किसी को सोरियोसिस हो गया तो जल्दी वो ठीक नहीं होता है। इसमें जब तक ट्रीटमेंट चलता रहता है इंसान को सिम्पटम के लक्षण उतने मतलब फील नहीं होते, इचिंग इरिटेशन कम रहती है। जैसे ट्रीटमेंट कम किया उसके बाद वो जो लक्षण जो फिर से और ज़्यादा आने लगते हैं, इसको हम रीबाउंड फिनोमेना भी कह सकते हैं। और इसमें डिसफिगरिंग भी कहते हैं क्योंकि जो स्ट्रक्चर होता है बाहर से अगर देखेंगे, अगर किसी को सोरियोसिस हो गया है तो स्ट्रक्चर उसका ख़राब दिखाई देगा, इसलिए डिसफिगरिंग कहा गया। प्रोलिफरेटिव इसलिए कहा गया बॉडी के अगर एक पार्ट में हो गया और वहाँ से इचिंग इरिटेशन किए, मतलब उंगली से मतलब खुजली गया और दूसरे पार्ट में भी कर दिया, उससे बॉडी के अन्य पार्ट में फैलने के बहुत ज़्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं। बात करें प्रीवलेंस रेट की, तो जो सोरियासिस होता है 1% पॉपुलेशन को अफेक्ट करता है। मेनली 1% पॉपुलेशन को बेसिकली अफेक्ट करता है। सेक्स की बात करें तो मेल फीमेल में ऐसा कुछ नहीं, मेल में ज़्यादा या फीमेल में कम, ये दोनों सेक्स को अफेक्ट कर सकता है। एज की बात करें तो मेनली ये बच्चों में ज़्यादा होता है और बड़ों में भी देखा जाता है। जो बच्चों में होता है उसमें सेकेंडरी कॉम्प्लिकेशन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, लेकिन बड़ों में ऐसा कुछ नहीं है। इटियोलॉजी इसकी वेल नोन उतनी नहीं है, लेकिन ऐसा माना जाता है कि कुछ इन्वायरमेंटल फैक्टर की वजह से और जेनेटिक फैक्टर की वजह से जो है ये हो सकता है। बाकी अगर हम इसको मॉर्फोलॉजी की बात करें तो हमें दिखाई देगा क्या, वेल डिफाइंड इरिथ्रोमेटस प्लेग दिखाई देगा विथ सिल्वरी वाइट स्केल के साथ। प्लेग विथ सिल्वरी वाइट स्केल। प्लेग कहने का मतलब ये, अगर हमारी पूरी बॉडी में स्किन में कहीं भी उभार आ जाए और उसमें अगर रेडनेस आ रहा है, उसका कलर चेंज हो रहा है, उसी को हम प्लेग कहते हैं। और स्केल से मतलब ये है कि जो डेड स्किन होती है, ड्राई और स्केली स्किन जो होती है डेड होती है, उसी को बेसिकली स्केल कहते हैं। बाकी बात करें अगर जेनेटिक फैक्टर में, तो मेनली अगर जो बच्चों में इफ़ेक्ट करता है चिल्ड्रन में बेसिकली 16 से 22 साल की एज के बीच में ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है ये। और चिल्ड्रन में जो होता है वो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर से कह सकते हैं। ये ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर होता है। अगर फैमिली में किसी को सोरियासिस हो गया है
तो बहुत ज़्यादा चांसेज है कि उनके आने वाले पीढ़ियों में भी सोरियासिस हमें देखने को मिल सकता है। बाकी इन्वायरमेंटल फैक्टर की बात करें, इसमें ट्रॉमा आता है। ट्रॉमा जैसे कि अगर कोई फिज़िकल ट्रॉमा हो सकता है या फिर केमिकल ट्रॉमा हो सकता है। तो 20% पेशेंट में क्या होता है, जिनको ट्रॉमा होता है उनमें ये लेसन जो है 7 से 14 दिन बाद हमें ये लेसन देखने को मिल सकता है। इस प्रोसेस को हम कोएबनर्स फिनोमेनन कहते हैं। कोएबनर्स फिनोमेनन कहते हैं। कोएबनर्स फिनोमेनन जो हमें जो मोस्ट ऑफ द जो ऑटोसोमल जो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर होते हैं उनमें हमें कोएबनर्स फिनोमेना देखने को मिलता है। जैसे कि अगर किसी को विटिलिगो है, जैसे स्किन में कहीं वाइटनिंग हो गई है, विटिलिगो में तो यही होता है, स्किन वाइटनिंग हो जाती है। इसमें क्या होता है, मेलेनिन प्रोडक्शन उस पार्ट में कम नहीं होता है। तो अगर किसी की स्किन वाइटनिंग या कट, मान लो कहीं कट लग गया है, अब वो जो कट जो है वो परमानेंट रहेगा, वहाँ पे मेलेनिन दोबारा बनेगा नहीं। इसी को कोएबनर्स फिनोमेना कह सकते हैं। तो इसमें क्या होता है, ये भी क्योंकि सोरियोसिस भी जो है एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। तो अगर किसी पर्सन को फिजिकल या केमिकल ट्रॉमा होता है तो 7 से 14 दिन बाद वहाँ पे जो सोरियाटिक लेसन जो है हमें देखने को मिल सकते हैं। सोरियाटिक लेसन हमें देखने को मिल सकते हैं। बाकी इन्फेक्शन की बात करें तो स्ट्रेप्टोकॉकल इन्फेक्शन जो है, स्ट्रेप्टोकॉकल थ्रोट इन्फेक्शन अगर किसी को है, उसमें सोरियासिस हमें देखने को मिलता है। और उसमें जो बेसिकली सोरियासिस होता है वो बच्चों में ज़्यादा होता है। और दूसरा इन्फेक्शन की बात करें, HIV इन्फेक्शन से भी सोरियासिस हो सकता है। बाकी अगर हम बात करें ड्रग्स की, कभी कभी क्या होता है, अमेरिका में ज़्यादा देखने को मिलता है, क्योंकि जो अमेरिका में जो है लोग अल्कोहल, स्मोकिंग, ड्रग अब्यूज़ ज़्यादा करते हैं और उसमें एंजाइटी, डिप्रेशन भी ज़्यादा होता है, इसलिए वहाँ पे देखने को ज़्यादा मिलता है। ड्रग की बात करें, कुछ मेडिकेशन होती हैं जो सोरियासिस के रेट को और तेज़ कर देती हैं, जैसे कि एनसेड हो गया, नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स हो गया, या फिर जो एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग अगर कोई ले रहा है पर्सन, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर हो गया, या फिर अगर कोई पर्सन लिथियम किसी को चल रहा है, बाइपोलर डिसऑर्डर में बेसिकली लिथियम को हम देते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें कॉर्टिकोस्टेरॉयड की वजह से भी ये हो सकता है। और अगर सनलाइट की बात करें तो सनलाइट तो ऐसे हेल्दी होता है हमारे लिए, लेकिन जो सोरियाटिक पेशेंट होते हैं इनमें वो सोरियासिस के रेट को और तेज़ कर देता है, इसलिए कहते हैं एक्स एसरबेट सोरियासिस। और बाकी सीज़न की बात करें तो मेनली ये विंटर सीज़न में ज़्यादा देखने को मिलता है। विंटर सीज़न में, कोल्ड सीज़न में ज़्यादा देखने को मिलता है, इसीलिए विंटर में क्या होता है, डैंड्रफ हमारे बॉडी में बहुत ज़्यादा होने लगते हैं। बाकी अगर बात करें सोरियासिस, देखो पूरे स्कैल्प को भी अफेक्ट कभी कभी करता है, लेकिन ये बेसिकली पैचेज में ही पाया जाता है। बाकी मेटाबॉलिक फैक्टर की बात करें तो स्ट्रेस से हो सकता है, अल्कोहल से, स्मोकिंग से, रीबाउंड फिनोमेना हमने अभी ऊपर देखा ही है। और लाइफ स्टाइल की बात करें, जो लोग फास्ट फूड ज़्यादा खाते हैं उनमें ओबेसिटी देखने को मिलती है। ओबेसिटी की वजह से देखो क्या होता है, ओबेसिटी की वजह से ही ये हो सकता है, क्योंकि ये मेटाबॉलिज्म, हमारी बॉडी के मेटाबॉलिज्म को अफेक्ट करता है। लाइफ स्टाइल में हमें एडिक्शन, जो पर्सन ज़्यादा एडिक्टिव होते हैं किसी चीज़ के लिए, जैसे कि स्मोकिंग, अल्कोहल या किसी ड्रग के लिए, उनमें भी ये देखा जाता है। बाकी स्ट्रेस, एंजाइटी किसी को है तो उसको भी हो सकता है। अब एज ऑफ ऑनसेट की बात करें सोरियासिस की, तो सोरियासिस में हमें बाई मोडल डिस्ट्रीब्यूशन देखने को मिलता है। बाई मोडल डिस्ट्रीब्यूशन, इसमें 2 पीक आता है, एक होता है अर्ली पीक और एक होता है लेट पीक। जो अर्ली पीक हमें देखने को मिलता है वो 16 से 22 साल की उम्र में देखने को मिलता है, और जो लेट पीक देखने को मिलता है वो जो है 57 से 60 साल के बीच में देखने को मिलता है। अर्ली पीक जिसको भी होता है वो मेनली जेनेटिक ही होता है, जेनेटिक होता है, ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर होता है। इसमें कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकता है, इसमें पर्सन को जो है आर्थराइटिस भी हो सकता है। और जो लेट पीक में होता है, लेट पीक मेनली एडल्ट को होता है और उतना सीवियर नहीं होता है, और इसमें जो है
कॉम्प्लिकेशन जैसे अर्ली पीक में हो रहा था, आर्थराइटिस हो रहा था, इसमें ऐसा कुछ नहीं होता है। इसमें पर्सन जो ठीक भी हो जाता है जो अगर लेट हो रहा है, लेकिन जो जेनेटिक होता है इसलिए वो ठीक नहीं होता है, इसलिए क्रोनिक भी होता है। बाकी बात करें एपिडर्मल सेल काइनेटिक्स की, नॉर्मल जो हमारी एपिडर्मिस होती है उसकी लाइफ स्पैन होती है 13 से 14 दिन की लाइफ स्पैन होती है। लेकिन सोरोसिस में क्या होता है, जो एपिडर्मिस होती है 13 से 14 दिन की जगह 36 से 48 घंटे के अंदर ही जो है नई बनने लगती है, जिसकी वजह से बहुत सारी लेयर्स बन जाती हैं स्किन के ऊपर, और वो स्केली होती हैं, इचिंग से कॉन्स्टिट्यूटेड होती हैं। उसके बाद अगर हम बात करें टेस्ट की, इसमें जो टेस्ट होता है ग्रेटेज टेस्ट, इसके लिए ग्रेटेज टेस्ट करते हैं। एक हम ग्लास स्लाइड को लेते हैं और जहाँ पे सोरियासिस हुआ होता है उसके मार्जिन से हम स्क्रैचिंग करते हैं, और हमें वहाँ पे एक पाउडरी कलर्ड का, मतलब जैसे कैंडल होता है, कैंडल को अगर मतलब पीसते हैं तो जैसे पाउडर हो जाए, तो उसी तरह में इसमें भी देखने को मिलता है। ग्लास स्लाइड को लेके हम उसको रगड़ते रहेंगे जब तक वो जो है पूरा जो पाउडर निकल ना जाए। उसके बाद जो हमें एक पतली सी लेयर देखने को मिलती है जिसको हम बर्कलीज मेम्ब्रेन कहते हैं। अगर उसको और बर्कलीज मेम्ब्रेन जो है एक थिन थिन ग्लासी रेड मेम्ब्रेन होती है। अगर बर्कलीज उसको और ज़्यादा ग्लास स्लाइड से अगर हमने रगड़ा तो बर्कलीज मेम्ब्रेन गायब हो जाएगी। उसके बाद जो हमें दिखने को मिलेगा एक रेड पिन पॉइंट रेड स्पॉट देखने को मिलता है, जिसको ऑस्पिट्ज साइन कहते हैं। अगर ये साइन आ रहा है इसका मतलब सोरोसिस पॉजिटिव है। उसके बाद हम बात करेंगे किसकी, साइट ऑफ इन्फेक्शन की। ये मेनली जो एक्सटेंसर पार्ट हमारे बॉडी के होते हैं वहाँ पे इन्फेक्शन हो सकता है। एक्सटेंसर पार्ट ऑफ आवर बॉडी मेनली जो होते हैं थाई, एल्बो, लोअर बैक में हो सकता है, एल्बो में हो सकता है, और कहाँ पे सिन बेसिकली क्या होता है, जैसे सिन बोन होती है, जो जॉइंट और एंकल के बीच का जो पार्ट है एंटीरियर पार्ट, उसी को सिन कहते हैं। तो दिखाता हूँ मैं, ये जो जॉइंट और एंकल इसके जो आगे का पार्ट है इसी को हम सिन कहते हैं। यहाँ जो टीबिया बोन होती है, टीबिया बोन को सिन बोन भी कहते हैं। उसके अलावा अगर हम बात करें तो स्कैल्प में भी देखने को मिलता है, स्कैल्प में, और जो है कभी कभी ये जेनाइटल एरिया में भी देखने को मिलता है, उसे रेयरली ही होता है। उसके बाद हम बात करेंगे इसकी क्लिनिकल डायग्नोसिस की, इसकी हम डायग्नोसिस कैसे करेंगे। तो क्लिनिकल डायग्नोसिस में हमें सबसे पहले क्या देखने को मिलेगा, हमें देखने को मिलेगा रेड थिकेंड प्लेग देखने को मिलेगा विथ ईजिली रिमूवेबल स्केल। हमें रेड थिकेंड प्लेग देखने को मिलेगा जो ईजिली रिमूवेबल स्केल के साथ प्रेजेंट होता है। स्केल जो वाइट इस कलर का होता है, अगर उसको हम हल्का सा भी रगड़ते हैं तो हट जाता है वहाँ से। और दूसरा हमें क्या देखने को मिलेगा, मेनली एक्सटेंसर साइट्स का इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा होता है, जैसे कि नी हो गया, एल्बो हो गया और अदर एक्सटेंसर पार्ट हो गए बॉडी के, वहाँ का इन्वॉल्वमेंट जो है बहुत ज़्यादा होता है। उसके बाद बात करें नेल्स में हमें क्या देखने को मिलता है, नेल्स में हमें देखने को मिलता है पिटिंग, ऐसे गड्ढे टाइप पर नेल्स में देखने को मिलता है पिटिंग। जैसे भी दिखाता हूँ आपको, नेल्स किधर गया, ये देखिए नेल्स में हमें पिटिंग देखने को मिलेगा, डिस्ट्रॉफी देखने को मिलेगा, और जो डिस्टल पार्ट होते हैं नेल्स की वो सेपरेट होने लगता है। जो नेल का डिस्टल पार्ट होता है
वो वहाँ से सेपरेट होने लगता है। और बाकी जो नेल्स में हमें कलर चेंज भी देखने को मिलता है, जो नेल्स का कलर होता है वो चेंज होने लगता है। और जो हाइपर केराटोसिस देखने को मिलता है, जिसकी वजह से केराटिन का डिपोजिशन ज़्यादा हो जाता है, इसकी वजह से थिकनिंग बहुत थिकेंड हो जाता है नेल। अगर ऐसा दिख रहा है तो मे भी उसको सोरियोसिस हो सकता है। बाकी ये देखो स्क्रैचिंग को दिखाया गया, अभी बाद में बात करते हैं इसके लिए। उसके बाद नेल्स में हमें पिटिंग देखने को मिलेगा। सब एंगुअल हाइपर केराटोसिस भी देखने को मिलता है। सब एंगुअल मतलब, एंगुअल का मतलब होता है, एंगुअल वर्ड उसके लिए यूज करते हैं जैसे कि नेल आ गया, हॉर्न आ गया, ऐसी चीज़ों के लिए एंगुअल बेसिकली यूज करते हैं। और यहाँ केराटिन का डिपोजिशन ज़्यादा हो जाता है, इसलिए इसको हाइपर केराटोसिस कहते हैं। तो पिटिंग होता है, सब एंगुअल हाइपर केराटोसिस होता है। उसके बाद डिस्ट्रॉफी भी देखने को मिलता है। और जो है कलर चेंज भी देखने को मिलता है, नेल का जो कलर में उसमें चेंजिंग आने लगता है। बाकी बात करें अगर हिस्टोपैथोलॉजी की बात करें, हिस्टोपैथोलॉजी में एपिडर्मिस और डर्मिस दो लेयर आती हैं। एपिडर्मिस में क्या देखने को मिलेगा, जो एपिडर्मिस लेयर होती है उसमें थिक स्केली प्लेग देखने को मिलता है। और उसके साथ साथ न्यूट्रोफिल का डिपोजिशन देखने को मिलता है। न्यूट्रोफिल का डिपोजिशन किधर होता है, ये बेसिकली होता है कॉर्नियम न्यूट्रोफिल का डिपोजिशन होता है कॉर्नियम स्पाइनोसम और पैरा केराटोसाइट में। बेसिकली जो स्किन होती है उसमें देखें तो 3 लेयर हमें देखने को मिलेगा, एक होता है एपिडर्मिस, एक होता है डर्मिस और एक होता है सबक्यूटेनियस लेयर। अब एपिडर्मिस में भी बात करें, एपिडर्मिस में भी होती है स्ट्रैटम कॉर्नियम, स्ट्रैटम ल्यूसिडियम, स्ट्रैटम ग्रैनुलोसम, स्पाइनोसम और स्ट्रैटम बसेल। सोरियासिस में होता है क्या, जो स्ट्रैटम बसेल है इसका नंबर बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ करने लगता है, जिसकी वजह से देखो ये नीचे आने लगता है, ये इसका नंबर बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर, ये जो लेयर देख रहे हैं स्ट्रैटम बसेल, ये डर्मिस में आने लगता है। इसकी वजह से डर्मिस में जो ब्लड वेसल प्रेजेंट होते हैं उसमें जो है कंप्रेस करता है, डायलेशन कहते कर सकता है, ब्लड वेसल ऊपर आ जाती हैं। इसको जो स्क्रैचिंग यहाँ करते हैं तो जो ऊपर की लेयर जो निकल रही थी, ये कहाँ गया, ये देखो इसमें जो ब्लड वेसल है जब ये नीचे की तरफ जाता है तो ब्लड वेसल को ऊपर की तरफ कंप्रेस करता है, जिसकी वजह से स्क्रैचिंग करने से जो रेड स्पॉट दिखते थे वहाँ पे। उसके बाद हम बात करेंगे एपिडर्मिस में न्यूट्रोफिल डिफिजिशन हो गया, कॉर्निया और पैरा स्पाइनोसम में होता है। एपिडर्मिस के बाद आता है दूसरा क्या, डर्मिस बेसिकली एपिडर्मिस के नीचे की जो लेयर होती है, जो हम बाहर से अपनी आंखों से देखते हैं, जो स्किन की लेयर हमें दिखाई देती है वही एपिडर्मिस है। और उसके नीचे जो है जो लेयर प्रेजेंट होती है उसको डर्मिस कहते हैं। डर्मिस में बेसिकली क्या प्रेजेंट होता है, डर्मिस में ब्लड वेसल, नर्व, हेयर फॉलिकल और स्वेट ग्लैंड भी प्रेजेंट होती है। स्वेट ग्लैंड यहाँ से प्रेजेंट होती है। तो डर्मिस में हमें देखने को मिलता है जो ब्लड वेसल होता है, ब्लड वेसल में डायलेशन हो जाता है, ब्लड वेसल में डायलेशन और टॉर्चर्ड हो जाता है, मतलब ब्लड वेसल टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है और वो डायलेटेड भी हो जाता है। तो डर्मिस में बेसिकली हमें यही देखने को मिलता है। तो हिस्टोपैथोलॉजी में बेसिकली 2 ही चीज़ था, डर्मिस और एपिडर्मिस ही था। उसके बाद अगर हम डायग्राम से देखें तो मेनली देखो ये हेयर में ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है, स्कैल्प के पार्ट में। एलोपेशिया जो है, कभी कभी एलोपेशिया देखने को मिल सकता है। एलोपेशिया इनफ्रीक्वेंट होता है,
पूरा स्कैल्प इन्वॉल्व नहीं होता है, मतलब कुछ जो स्कैल्प है उसका कुछ पार्ट जो है कह सकते हैं इन्वॉल्व होता है। बाकी डर्मेटाइटिस में तो बस हेयर फॉलिकल ही तक लिमिटेड रहता है। बाकी ये देख सकते हो रेड थिकन, ये प्लेक है, इसके ऊपर स्केल प्रेजेंट, वाइट स्केल, डेड स्किन कह सकते हैं प्रेजेंट होती है, कि एब्डोमेन पे भी देखने को मिल सकता है ये। और एपिडर्मिस का देखो काम यही होता है, हमको बॉडी को प्रोटेक्ट करती है ताकि कोई ऑर्गेनिज्म जो है बाहर से आके अटैक ना कर दे, प्रोटेक्शन का काम करती है। तो यही था सोरियोसिस। बाकी ट्रीटमेंट के बारे में हम बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक में। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।